नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। बरसात के मौसम में बछड़े बछड़ियों की उचित देखरेख। जामुन का नया बाग लगाने की उन्नत तकनीक। हमारे प्रदेश के किसान भाई गाय भैंस का पालन तो करते हैं, लेकिन इनके नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख सही तरीके से नहीं करते। इसी वजह से इनकी मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो आप बरसात के मौसम में नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख और ब्यांत के समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय महू के डॉक्टर राहुल सेहर। आज किसान भाइयों हम एक चर्चा करने जा रहे हैं कि जो छोटे पशु हैं उनका ब्याहने से तुरंत पहले और ब्याहने के बाद कैसे हमको नवजात शिशु और उसकी माँ का कैसे ख्याल रखना है, कैसे खान पान करना है। तो इस विषय पर आज गंभीर रूप से चर्चा करते हैं। मतलब जैसे हम जो उसका गर्भाधान का जो टोटल समय है, मान लीजिए गाय में मानते हैं हम 9 महीने 9 दिन, भैंस में मानते हैं 10 महीने 10 दिन। जो भ्रूण का विकास है, जो उसके अंदर जो शिशु पल रहा है, उसका विकास है लगभग 80% विकास उसी के दौरान होता है। तो हमें सबसे पहले उसकी माँ का जो आहार है, वो आखिरी जो 1/3 भाग है, उसमें उसके आहार में वृद्धि करनी है। हमें उसके आहार में वृद्धि दाने की करनी है, यानी कि हम उसको थोड़ा सा कंसेंट्रेट मिक्सचर जिसको अपन बोलते हैं पशु आहार, तो वो उसकी उपलब्धता हमें जानवर को बढ़ा देनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब अंतिम 15 दिन 20 दिन रह जाएं तो हमें उसे बाकी पशुओं से अलग कर देना है, ताकि वो चोटिल ना हो और कुछ ऐसी जो ब्याहने में ऐसी कोई समस्या ना आ जाए जिससे बच्चा वगैरह फंसे या बच्चे को गर्भ में कोई नुकसान हो जाए। इसलिए अन्य पशुओं से उसको अलग कर दिया जाता है, 51 पशु। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन हम इनके नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए आप दुधारू पशुओं के ब्यांत के समय इन बताई जा रही सावधानियों पर विशेष ध्यान दें। अब जनने के समय हमें क्या सफाइयाँ रखनी है, क्या हमें एहतियात बरतनी है, इसके लिए बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, जब पशु ब्याहने के नज़दीक आ ही गया है, बिल्कुल अब वो ब्याहने ही वाला है, सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि ब्याहने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अगर ब्याहने में समस्या आ रही हो तो आप तुरंत अपने जो पशु चिकित्सक है उससे संपर्क कीजिए कि वो तुरंत आएँ और आपके जानवर को देखें कि उसको ब्याहने में कुछ समस्या है। तो सबसे पहले ये हम पता चल जाएगा कि सबसे पहले आगे के पैर बाहर आते हैं जानवर में, किसी का बछड़े में पिछले पैर भी बाहर आते हैं। तो आगे पैर बाहर आएंगे तो किसान भाई खुद भी अपने तरीके से उसको हाथ बिल्कुल धो के साफ पानी से सहारा दे के उसको झेल के नीचे उतारे आसानी से। अब बात करते हैं किसान भाइयों के बछड़ों के की साफ सफाई जनने के बाद कैसे करना है। तो आप कोई वैसे तो माँ चाट कर ही साफ कर देती है, लेकिन वो तरीका गलत है। हम एक बोरा ले लें, सूखा बोरा, उससे जो बछड़ा है उसको पोंछ लें। ये अच्छी तरीके से सुनिश्चित कर लें कि बछड़ा सही से सांस ले रहा है कि नहीं, वो जिंदा है, जीवित है कि नहीं है। और अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो आप कोई घास का तिनका या ऐसी कोई चीज़ या कागज़ का एक वो बना के उसके नाक में डाल दीजिए थोड़ा सा, तो वो क्या है, जिससे वो छींक दे और उसके अंदर जो म्यूकस वगैरह भरा हुआ है वो बाहर आ जाए, जिससे आपका पशु जो बछड़ा है वो अच्छे से सांस लेने लगे। और इसके अलावा आपको जो
उसके खुर हैं वो नरम होते हैं नीचे से, तो पैदा होने के बाद हमें उसको बिल्कुल कुछ थोड़ा सा अपने नाखून की मदद से या किसी चीज़ की मदद से थोड़ा सा छील देना है ताकि वो फिसले ना, क्योंकि जानवर को कच्ची जगह में नहीं रखना चाहिए, उसको पक्के फ्लोर पे रखना चाहिए और इसके कारण से वो फिसले ना और उसको चोटिल ना हो। वो जो बच्चे से माँ का नार जुड़ी हुई है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसको हमें बछड़े से लगभग 1 से 1.5 या 2 इंच के आसपास साफ कैंची से काट के उसमें पहले एक धागा बांध ले। धागा बांधने के बाद उसको लाइगेट कर दें और फिर अगर आपके पास कोई एंटीबायोटिक या कुछ ऐसी चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप हल्दी का थोड़ा सा लेप बना के उस जगह पे लगा दें ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना बन सके। और जल्द से जल्द उसको जो खीस है, जो माँ का पहला गाढ़ा दूध है, उसको पिला देना है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम है, जो खीस है, जो माँ के अंदर जो दूध में बनता है, वो अंतिम तिमाही में ही बनता है, जिसमें बच्चों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। वो लास्ट 3 महीनों में बनता है और अगर हम उसको निकाल लेंगे तो फिर उससे जो इम्यूनिटी लॉस होगा उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। वही जो हमको जो जानवर का खीस है या जो उसका पहला गाढ़ा पीला दूध आता है जानवर का, उसको हमको वजन के हिसाब से 1/10वां हिस्सा, जैसे मान लीजिए 20 किलो का बछड़ा है तो 1/10वां हिस्सा यानी कि हो गया 10% के हिसाब से 2 किलो। तो 2 किलो हमें जो खीस है वो उसको 4-5 बार में तोड़ तोड़ के पिलाना है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप इस वर्षा के प्रभाव से बछड़े बछड़ियों को बचाने के लिए आहार प्रबंधन पर जरूर ध्यान दें, तभी आपको पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलेगा। दुधारू पशुओं में जो पेट का विकास होता है वो लगभग 3 माह में कंप्लीट, 3 से 4 माह में जाके संपूर्ण होता है। तो 3 से 4 माह तक तो वो बच्चा सीधे सीधे माँ पर ही निर्भर है, अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए या जीवित रहने के लिए सिर्फ अपने माँ के दूध पर निर्भर रहता है। 15 दिन के अंतराल के बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा जो दाना है वो देना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा चारा है तो 1 माह के बाद आप उसको हरा चारा भी शुरुआत कर सकते हैं। पशु हमेशा हमको उसको उतना ही देना है जिससे उसका पेट ना फूले, उसको एक लिमिटेड खाना देना है, एक निश्चित मात्रा में बढ़ते हुए क्रम में हमें उसे भोजन उपलब्ध कराना है। लगभग आधा किलो वजन डेली के हिसाब से बढ़ता है बड़े पशु। 3 माह के बाद वो बछड़े को आप पूर्ण रूप से भूसे पे और हरे चारे के ऊपर और दाने के ऊपर, 3 चीज़ों के ऊपर लेके चलिए तो निश्चित ही जो बचपन की जो खिलाई है, उसकी जो छोटे नवजात इसमें उसके शिशु की खिलाई है या बछड़े की खिलाई है, उस जो जल्दी उसकी वयस्कता आएगी और जल्दी वो भोजन पकड़ेगा, वो उस कारण से वो जल्दी अच्छा होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फैसले का स्वागत करता हूं। अब संसद में हमें फिर वो सिंह गर्जना मिलेगी सुनने। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पहुंचे भोपाल। कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी सूर्या का किया स्वागत। प्रदेश स्तरीय मंडल अध्यक्ष कार्यशाला और गर्ल्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। निवाड़ी में डबल मर्डर से सनसनी, पत्नी और उसके प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, आरोपी पति पहुंचा थाने। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शुरू की जांच। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, कोचिंग से लौट रहे छात्र के साथ मारपीट, वीडियो सामने आने के बाद जांच में जुटी पुलिस। भिंड में थाने में दबंगों ने मनाया जन्मदिन, भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप, वीडियो सामने आने के बाद जांच में जुटी पुलिस। मंदसौर के ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने जामुन के नए बाग स्थापित करने के लिए गड्ढे खोदकर तैयार कर लिए हैं, उनके लिए पौधरोपाई का सही समय तो आप जामुन की उन्नतशील किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से पौधरोपण किस प्रकार से करें जिसमें आगे चलकर आपको बाग से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RK जायसवाल। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और हमारे बहुत से किसान भाइयों ने कई प्रकार के फलदार वृक्षों का रोपण का मन बना लिया है और कई किसान भाई हमारे वृक्षारोपण कर चुके हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको जामुन फलदार वृक्ष के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। जैसा कि वैज्ञानिक खेती करने के पूर्व यह हमको जानकारी होना चाहिए कि इनकी कौन कौन सी किस्में हमको लगाना चाहिए। जैसे कि इसमें कर्नाटका में कुछ किस्में उनने चयन की है, जिसमें राजा नाम की जो किस्म है इसका फल का आकार बड़ा होता है। किसान भाइयों, जामुन की किस्मों की बात करें तो इसकी प्रमुख किस्म राजा जामुन है, जिसके फलों का आकार बड़ा, आयताकार और रंग गहरा बैगनी होता है, जो स्वाद में मीठे और रसदार होते हैं। इसके फलों के अंदर छोटे आकार की गुठली पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से विकसित की गई नई किस्में CISHG 45 और CISHG 37 है। आप इनका भी चयन करके लगा सकते हैं। पौधों की प्राप्ति के लिए आप केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। जामुन की ये जो आपकी किस्में और जो प्राप्त करने हैं पौधे, आप विश्वसनीय नर्सरी से ही अपने को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन अच्छी बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक है कि जो हमारी ज़मीन में कम से कम 1 मीटर गहराई होनी चाहिए और दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छी है। भूमि का जल निकास भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अब हमको पौधरोपण करना है कि जो हमने गड्ढे गर्मी में तैयार कर लिए हैं या तैयार नहीं कर पाए हैं, दोनों परिस्थिति है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गड्ढे हैं उसको हम उचित दूरी पर लगा लें। आप सभी जानते हैं कि जामुन का पौधा जो है बड़ा जब होता है तो काफ़ी बड़ा विकराल रूप इसका होता है, पौधे काफ़ी बड़े होते हैं। तो कम से कम हम इसको 8 मीटर जो है कतार से कतार की दूरी और 8 मीटर पौध से पौध की दूरी हमको रखनी चाहिए। और जामुन के पौधे का रोपण करना है तो गड्ढा थोड़ा हमको बड़ा बनाना चाहिए, कम से कम 2 फीट लंबाई की, 2 फीट चौड़ाई की और 2 फीट गहराई की गड्ढे होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो पौधे की रोपाई के समय 10 से 15 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी को 1:3 के अनुपात में मिलाकर भरना चाहिए तथा रासायनिक उर्वरकों में 500 ग्राम नत्रजन, 600 ग्राम फास्फोरस, 300 ग्राम पोटाश प्रति पौधा देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कीट और रोग नियंत्रण के लिए कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरिफास 50 ग्राम तथा फफूंदनाशी दवा कार्बोडाजिम 50 ग्राम को गड्ढा भराई के समय गड्ढे में मिला देना चाहिए। अब हम खाद डालने के बाद जो है पौध का रोपण करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पौधे नर्सरी से लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में कई बार पॉलीथीन जो है खाली हो जाता है, पौधे अलग हो जाते हैं और हम जब घर में उतारते हैं तो पौधे सूखने लगते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पौधे डैमेज हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं या टूट गए हैं या पीले पड़ रहे हैं तो ऐसे पौधे का रोपण आप ना करें, क्योंकि हम जब आगे इसको ऐसे पौधे का रोपण करेंगे तो वो जगह हमारी खाली रह जाएगी। तो पहले ध्यान ये रखना है। दूसरी बात ये है कि कम से कम हम नर्सरी से या कहीं से लेके आते हैं तो 1 हफ्ते तक हमको अपने घर में पौधों को रखना चाहिए, जिससे जहाँ से लेके आए हैं वहाँ का तापमान और वातावरण और हम जहाँ पर लगा रहे हैं वो तापमान और वातावरण में थोड़ा बहुत अंतर होता है। यदि हम 7 दिन तक उसको अपने पास में रख लेते हैं और इसके बाद
जो पौधा हमारे स्वस्थ होते हैं उस पौधे को हम रोपण के लिए उपयोग करें। जब हम लगाने के लिए पौधा लेके आते हैं पीठ के पास या गड्ढे के पास में, तो जो पूर्व में जो गड्ढे आपने भर चुके हैं तो उस गड्ढे से उतना ही भाग मिट्टी हम निकालते हैं जितना अपना पॉलीथीन का होता है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि पॉलीथीन को जब हम फाड़ के निकालते हैं तो ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि इसमें जो पिंडा बना हुआ है वो पिंडा बिखरे ना। और कई बार ये होता है कि हम जब पौधरोपण करते हैं तो वो मिट्टी को फेंक देते हैं और नेक्ड मतलब जो है कि जड़ समेत उसको लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पौधरोपण करते समय और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम मिट्टी को अच्छे से दबा दें। अब पौधरोपण के बाद तो तुरंत हमको सिंचाई भी उसमें कर देना चाहिए, जिससे तुरंत उनकी जड़ों को पानी मिल जाता है, तो पौधे बहुत जल्दी आपकी जो है स्थापित हो जाते हैं और इसमें मरने की संभावना को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पौधरोपण करते समय यदि इन सावधानियों को हम ध्यान रखते हैं तो मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आपके पौधे कभी मर नहीं सकता। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। Plus 67+। देर रात केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने दी दबिश। डोडा चूरा की तस्करी के आरोप में एक को किया गिरफ्तार। नारकोटिक्स विभाग पर फर्जी कार्रवाई का आरोप। खंडवा के बोरगांव में बाइक में किक लगाते ही लगी आग, लोगों ने पानी डालकर बुझाई आग। हादसे में कोई जनहानि नहीं, वीडियो वायरल। दिल्ली में गौशाला में लगी आग, जिंदा जली गाय, 4 मवेशी जख्मी, आग लगने का कारण अज्ञात। सावन का 5वां सोमवार आज शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़, हर हर महादेव की गूंज। 5वें सोमवार पर भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। महाकालेश्वर मंदिर में पंचामृत अभिषेक कर किया गया विशेष श्रृंगार। बुरहानपुर के राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर कमलनाथ ने जताई खुशी, ट्वीट कर कहा फैसले का स्वागत कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, गाजर घास या चटक चांदनी एक घास है जो बड़े आक्रामक तरीके से फैलती है। यह 1 वर्षीय शाकीय खरपतवार है जो हर तरह के वातावरण में तेजी से उगकर फसलों के साथ साथ मनुष्य और पशुओं के लिए भी गंभीर समस्या बन जाता है। इस विनाशकारी खरपतवार को समय रहते नियंत्रण में किया जाना चाहिए। तो गाजर घास के समन्वित नियंत्रण की जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शीला वारला। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को गाजर घास से खेतों में क्या क्या नुकसान होते हैं और उससे मनुष्यों में क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। गाजर घास का वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस है। इसका पत्ता गाजर की तरह होता है, इसलिए इसको गाजर घास कहा जाता है। इसका दूसरा नाम चटक चांदनी, कांग्रेस घास, गांधी टोपी, इन सभी नामों के द्वारा भी इसको जाना जाता है। यह भारत के लिए एक समस्या बनती जा रही है। इसको हम देखें तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर एक जगह ये घास देखने को मिलती है। ये एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है। हर एक गाजर घास खरपतवार लगभग 1000 से 5000 बहुत ही छोटे छोटे बीज पैदा करता है। वैसे तो ये घास हर तरह के वातावरण में उग जाती है, मगर नम और छायादार स्थानों पर अधिक तेजी से उगती है। और ये जो घास है ये सबसे पहले 1955 में पूना में दिखा था।
एक ही पौधा दिखा था, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि इतने सालों में पूरा भारत में पूरा फैल गया है और विकराल रूप ले लिया है। ये गेहूं का जब हम लोग आयात करते थे उस समय गेहूं के बीज के साथ एक बीज आया था और अभी पूरे भारत में ये फैलते जा रहा है। ये आप कृषि वाले क्षेत्रों में देखते हैं या फिर अकृषित क्षेत्रों में देखते हैं या सड़कों के किनारे या रेल लाइन के किनारे देखते हैं, आप हर जगह ये मिलता है। पहले तो ये अकृषित क्षेत्रों में ज़्यादा मिलता था या सड़कों के किनारे में ज़्यादा दिखता था, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हमारे खेतों में भी ये पसरता जा रहा है। ये कृषि के लिए, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए और पर्यावरण के लिए, साथ ही जैव विविधता के लिए भी ये बहुत खतरा बनते जा रहा है। तो हम लोगों को हर एक को इसमें जागरूक होना है कि ये घास हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इससे मनुष्यों में बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, साथ ही ये पशुओं में भी चर्म रोग जैसे रोगों को करते हैं। और जब पशु चरते हैं, इस घास को खा लेते हैं, तो उनके दूध में पार्थेनिन नामक जो विषैला पदार्थ है जो पार्थेनियम से के द्वारा खाने से होता है, वो उनके दूध में आ जाता है और उसके कारण ये मनुष्यों में एलर्जी या चर्म रोग ऐसे बीमारी होने लगता है। इसका नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए ऐसे कीटों को रखा जाता है जो गाजर घास को अच्छी तरह से नष्ट करने में सक्षम होते हैं और अन्य उपयोगी फसल या वनस्पतियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते। जून से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में बीटल कीट अधिक सक्रिय रहता है और 1 एकड़ के लिए लगभग 3 से 4 लाख कीटों की आवश्यकता होती है। केशिया, टोरा, गेंदा, ट्रोफेशिया, परपुरिया, जंगली चलाई जैसे कुछ पौधों की बुवाई मानसून से पहले अप्रैल मई में करने से गाजर घास ग्रसित क्षेत्र का प्रसारण कम होने लगता है और इसलिए इस घास को नियंत्रित करना चाहिए और कोशिश रहना चाहिए कि फूल आने से पहले ही इस घास का नियंत्रण कर दें, क्योंकि फूल आने से फूल में भी इसमें अंकुरण की काफ़ी क्षमता होती है। वो जब मैच्योर या जब तक पूरी तैयार नहीं होते हैं फिर भी ये फूल अंकुरण हो जाते हैं और एक पौधा से करीब करीब 25,000 पौधे बन सकते हैं। इसलिए यही कारण है कि इतने ज़्यादा मात्रा में फैलते जा रहा है और पूरे गाँवों में, देहातों में या फिर खेतों में भी ये अपना पैर पसार रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि पौधों को हाथ में दस्ताना पहन करके उखाड़े या फिर बहुत ज़्यादा है तो रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम ये ग्लाइफोसेट जैसे दवा है उसको वैसे रसायन का प्रयोग करें जो 0.5 से लेके 0.5 से लेकर के 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी कि करीब करीब 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। और एक बहुत कारगर उपाय ये है कि बहुत बार हम लोग नियंत्रण करने के लिए बोलते हैं या लोगों को जागरूक करते हैं तो इससे बहुत कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो वैसे में एक विकल्प सोचा गया कि अगर गाजर घास से खाद बनाया जाए तो इसका उपयोग भी होगा और पर्यावरण में सुरक्षा भी होगी, क्योंकि ये जो गाजर घास से खाद बनता है इसका कंपोस्ट में जो मुख्य पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो गोबर खाद से दुगुनी होती है या फिर केचुआ खाद में जितनी पोषक तत्व की मात्रा होती है करीब करीब उतनी ही होती है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम नगरिया जिला गुना के किसान रमेश बघेल ने। आप भेड़ और बकरियों को फड़किया रोग से बचाने के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो रमेश बघेल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाइयों राम राम। आज हम चर्चा करेंगे भेड़ बकरियों में होने वाले रोग की। किसान भाइयों, भेड़ बकरियों में फड़किया एक जीवाणु जनित बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम परफेंसिस के कारण होती है। ये जीवाणु सामान्यतः पशुओं के आंत में रहता है। ज्यादा चराई करने से ये बीमारी हर उम्र की भेड़ बकरियों में हो सकती है। इस बीमारी में भेड़ बकरियों के इलाज का समय भी नहीं मिल पाता है, जिस कारण पशु शीघ्र ही मर जाते हैं और पशुपालकों को समझ में ही नहीं आ पाता कि ये कौन सी बीमारी है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये रोग
भेड़ बकरियों में ज़्यादा खाने पीने से होता है। जब फसल कटाई होती है उसके बाद में जो नई कोंपले खेतों में उगती है उनको खाने से पशुओं में सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स भेड़ों में पेट के अंदर हो जाता है, जिससे आफरा आता है और पशु कालग्रस्त हो जाता है। ये मुख्य रूप से पेट संबंधी बीमारी है। इसमें संक्रमण दर बहुत ज़्यादा है, मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है। भेड़ें शाम को पशुपालक घर पे लाता है और रात को मृत पाई जाती है और आफरा बहुत तीव्र गति से आता है। ये जो बीमारी है फड़किया जिसको बोलते हैं, इसमें चमड़ी फड़कने लग जाती है, बुखार आ जाता है और पशु जल्दी ही कालग्रस्त हो जाता है। किसान भाइयों, इस बीमारी में पशु अचानक सुस्त और कमजोर हो जाता है और पेट में दर्द के कारण पैर पटकने लगता है। इस बीमारी के कारण पशु का पेट भी फूल जाता है। इस तरह अगर आप इसका समय रहते इलाज नहीं करवाते हैं तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए आप पशुओं को अधिक प्रोटीन युक्त चारा कम मात्रा में खिलाएं। पशुओं को दिए जाने वाले दाने चारे में अचानक कोई परिवर्तन न करें और फसल कटाई के बाद पशुओं को अधिक समय के लिए खेतों में चरने नहीं देना चाहिए। सरकार द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा नियमित रूप से इसका टीकाकरण किया जाता है। ये टीकाकरण साल में 2 बार दिसंबर जनवरी में और जून जुलाई में विभाग द्वारा लगाया जाता है, जिसमें 2.5 ml की डोज पशुओं की चमड़ी के अंदर लगाई जाती है, जिससे न केवल बचाव होता है बल्कि भेड़ बकरियों के शरीर का भी विकास होता है। इस रोग से बचाव हेतु यही सबसे बढ़िया उपाय है। इसमें टीकाकरण नियमित रूप से करवाते रहना चाहिए। इसका बीमारी आने पर सबसे बढ़िया उपाय है कि देसी उपाय की अपन बात करें तो मीठा सोडा तेल के अंदर थोड़ा पेट में दे दे तो आफरा वगैरह ये शांत हो जाता है और पशुओं की मृत्यु से बचाया जा सकता है। दूसरा, इसका निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करके इलाज भी किया जा सकता है समय रहते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501-512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के